एवरीवन, वंस अगेन मैं रितु विश्वकर्मा विथ माय न्यू वीडियो। ये वीडियो मैंने उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बनाया है जो केवी या एनवीएस में पीजीटी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट बीसीए बीएससी पीजीटीसीए डीसीए कर रहे हैं उनके लिए हिंदी मीडियम में ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाया ये इतने ईजी वे में वीडियो है कि सिर्फ एक बार देखने में ही आपको इस सब्जेक्ट के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा भी सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ने वाले हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग होती क्या है और इसके बाद हम पढ़ेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो सीपीयू शेड्यूलिंग होता क्या है? क्या होता है कि जब कोई प्रोसेस रेडी क्यू से, है ना, रनिंग क्यू में जाती है या रनिंग स्टेज में जाती है, हमने प्रोसेस स्टेज पढ़ रखे हैं, वहाँ पर हमने देखा था कि रेडी स्टेज क्या होता है और रनिंग स्टेज क्या होता है। तो व्हेन वी सिलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू एंड पुट इट इनटू द सीपीयू और अ रनिंग स्टेज, तब प्रोसेस को किस तरीके से या किस बेस पर रेडी क्यू से रनिंग स्टेज में डाला जाता है और वो, है ना, तो उसके लिए बनते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। और सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है कि प्रोसेस को, सीपीयू को कभी भी आइडल ना छोड़ा जाए, सीपीयू कभी भी सिट ना बैठे, उसको बार कंटिन्यूसली काम करते मिलना चाहिए, उसको प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए मिलते रहना चाहिए। तो क्या होता है कि कई बार मान लो कोई प्रोसेस, एक प्रोसेस है P1, वो रेडी क्यू से अभी रनिंग स्टेज में गई थी और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ ही था, पर उसका कोई इंटरप्ट जनरेट हो जाता है, उसमें कोई इंटरप्ट आ जाता है, या तो उसको इनपुट आउटपुट की कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है, या उसे कोई फाइल की ज़रूरत पड़ जाती है, या उसे किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए वो अपनी रेडी जो रनिंग स्टेट को छोड़ करके रेडी स्टेट में वापस आ जाती है। तो इस दौरान सीपीयू खाली ना रह जाए, सिट आइडल ना बैठे, उसको हम दूसरा प्रोसेस P2 प्रोसेस दे देते हैं और तो वो नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लगता है। आ रही है बात समझ में कि सीपीयू जब एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था, अगर उस दौरान उस प्रोसेस को किसी अन्य रिसोर्स या किसी और फाइल की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो अपनी रनिंग स्टेट मतलब एग्जीक्यूशन को छोड़ करके, है ना, बीच में ही छोड़ देगा और वेटिंग स्टेट में वापस आ जाएगा, रेडी स्टेट में वापस आ जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि सीपीयू आइडल ना हो, खाली ना रहे, तो सीपीयू को कोई और प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए दे दी जाएगी। तो इसको हम सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब हम प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए देते हैं तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं। जब हम प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू को देते हैं तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं। ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है, तो ये एल्गोरिथम्स होते हैं, हम इनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं, एक प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स एंड नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स। क्या होता है, इनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करने का मतलब ये है, प्रीएम्प्टिव्स और नॉन प्रीएम्प्टिव्स। मतलब ये है कि प्रीएम्प्टिव्स में क्या होता है कि कई प्रोसेस ऐसी होती हैं कि जो रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में आ जाती हैं और या रेडी स्टेट में वापस आ जाती हैं प्रोसेस को छोड़ करके, तो वो होती हैं आपके प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस। ओके, और कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो रनिंग स्टेट में अगर गए हैं तो वो पूरा एग्जीक्यूट हो करके ही टर्मिनेट स्टेट में जाएंगे। जब तक वो कहीं नहीं जाने वाले या अपनी रनिंग स्टेट को नहीं छोड़ने वाले या सीपीयू को खाली नहीं छोड़ेंगे, जब तक उनका पूरा एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता, तो वो होते हैं आपके नॉन प्रीएम्प्टिव। अब रेडी क्यू में हमारे पास जैसे P1 P2 P3 P4 P5 एंड सो ऑन, बहुत सारे प्रोसेस हैं। अब कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए देना है ना, ये डिपेंड करता है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पर। ठीक है, किस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होना है ये डिपेंड करता है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे। और ये एल्गोरिथम, इन एल्गोरिथम के बनने के तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है टाइम क्वांटम, दूसरा हो सकता है प्रायोरिटी हाई, या तीसरा कारण हो सकता है आपका जो रिस्पॉन्स टाइम। समझ में आया? तीन टाइप्स रीज़न होते हैं, टाइम क्वांटम,
मतलब सीपीयू डिसाइड करेगा कि उसको कितने टाइम तक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। भले उसके पास P1 टू P10 तक, P1 P2 P3 एंड सो ऐसे P10 प्रोसेस उसके पास है, लेकिन अगर प्रोसेस सीपीयू का टाइम अगर फिक्स्ड है कि वो सिर्फ एक प्रोसेस को 2 सेकेंड को लिए एग्जीक्यूट करेगा, ये सीपीयू पहले प्रोसेस के पास सिर्फ 2 सेकेंड रुकेगा, फिर सेकेंड के पास आ जाएगा। अब उस 2 सेकेंड में अगर पहले प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वो नेक्स्ट टर्न जब P1 की आएगी वो P10 तक जाएगा ऐसे 2 सेकेंड लेकर, और जब उसकी P1 की टर्न फिर से आएगी तब वो जो अगर रह गई थी P1 की प्रोसेसिंग, कुछ एग्जीक्यूशन इनकम्प्लीट था, तब उसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये होता है, ये सीपीयू डिसाइड करता है, इसे टाइम क्वांटम कहते हैं। या दूसरा इसका रीज़न हो सकता है प्रायोरिटी हाई। मान लीजिए एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी, तभी एक हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आ जाती है, तो हम जो एग्जीक्यूट हो रहा था उसको रोक करके हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं। हमारे पास भले ही P1 से लेकर P10 तक प्रोसेस बनी है, P1 P2 P3 P4 P5 P6 एंड सो ऑन, बट जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होगी उसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जाएगा। ठीक, और तीसरा इसका रीज़न हो सकता है कि टाइम क्वांटम, यही रिस्पॉन्स टाइम की सीपीयू को एक फिक्स टाइम है कि इतनी देर में कुछ प्रोसेस होते हैं जिसका टाइम बहुत कम होता है कि थोड़ी छोटी सी प्रोसेस है ना, तो जल्दी मान लीजिए कि हमारे पास अभी एक स्टूडेंट्स, हम किसी एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास हमने 2 स्टूडेंट्स के लिए 5-5 क्वेश्चन दिए थे, हम उन पहले स्टूडेंट्स का हम क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे थे, तभी हमारी क्लास में कोई नया स्टूडेंट्स ऐसा आ जाता है और वो कहता है सर मुझे सर एक क्वेश्चन बता दीजिए। तो हम पहले उसको बताएंगे, उसको हम पहले सोचेंगे कि चलो इनको तो 5 बताने हैं तो इनको छोड़ दें, पहले जिसका एक क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व कर लें, है ना। तो ये होता है रिस्पॉन्स टाइम कि उसको हमें थोड़ा सा देना था तो हमने उसको पहले कर दिया और उसको फ्री कर दिया, उसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, उसको फ्री कर दिया। अब हम वापस उसी पे आ गए जिसके हम 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये 3 रीज़न हो सकते हैं आपके जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स बने हैं। इन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को कैटेगराइज किया था प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स एंड नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स। प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स में जो आते हैं ये आपका फर्स्ट है जिसको SRTF भी कहते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। सेकेंड है आपका लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट LRTF एंड राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम्स। ये जो 4 टाइप्स के आपके एल्गोरिथम्स हैं ये प्रीएम्प्टिव्स को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर इसके बीच में कोई भी कंडीशन आ जाती है तो प्रोसेस को रोक दिया जाता है और नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा लिया जाता है, इसीलिए इन्हें प्रीएम्प्टिव में रखा गया है। और जो नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स हैं वो हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS, सेकेंड है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट SJF, थर्ड है आपका लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट LJF एंड HRRN एंड मल्टी लेवल क्यू। ये आपके नॉन प्रीएम्प्टिव्स एल्गोरिथम्स हैं। तो इन नॉन प्रीएम्प्टिव्स मतलब एक बार अगर एग्जीक्यूशन के लिए हम आए हैं, एक बार अगर हम रेडी क्यू से रनिंग क्यू में आए हैं तो वो प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट हो गई होगा, और जब पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तब ये CPU को फ्री करेगा और खुद टर्मिनेट स्टेज पे चला जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस जो कि एक बार स्टार्ट होकर एग्जीक्यूट पूरा होने पर ही CPU को फ्री छोड़ते हैं, तो ऐसे प्रोसेसेस को हम या ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जो इनको कैटेगराइज किया है नॉन प्रीएम्प्टिव्स कहलाते हैं। तो इन प्रीएम्प्टिव्स एल्गोरिथम्स की बात करें या नॉन प्रीएम्प्टिव्स एल्गोरिथम की बात करें, हम इनको डीप में 1 बाय 1 हम डीप में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है, या आपके रिमेनिंग जो है आपका शॉर्टेस्ट जॉब है ना फर्स्ट,
कौन सी होती है और इसको कैसे, इसमें कैसे एग्जीक्यूशन होता है प्रोसेस का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा और आगे आप एल्गोरिथम शेड्यूलिंग वीडियो देखकर बहुत इजीली वे में सीख जाएंगे। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।